जय हिंद दोस्तों। हम लोग मांग की लोच के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मांग की लोच के बारे में हमने पढ़ा है और ये अवधारणा प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में दिया है। और हम पिछले वीडियो में ये पढ़ चुके हैं कि मांग की लोच क्या है, मांग के लोच के रूप कौन कौन से हैं और मांग की लोच की श्रेणियां कौन कौन सी हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मांग की लोच को मापने की विधियां। मांग की लोच को मापने की 3 विधियां हैं। पहली विधि को प्रतिशत विधि यानी परसेंटेज मेथड, दूसरी विधि को पॉइंट मेथड यानी आर्क विधि या बिंदु विधि, तीसरा कुल व्यय विधि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो मांग की लोच को मापने की 3 विधियां हैं। कितनी? 3 विधियां हैं। नंबर 1 प्रतिशत विधि। प्रतिशत विधि को बोलते हैं परसेंटेज मेथड। दूसरा पॉइंट मेथड, पॉइंट मेथड। बिंदु रीति विधि या आर्क मेथड भी बोला जाता है, आर्क विधि भी बोला जाता है। तीसरा कुल व्यय विधि, कुल व्यय विधि। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। हम लोग पहला मेथड पढ़ेंगे परसेंटेज मेथड। इसको परसेंटेज मेथड में हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। चेंज को यानी डिमांड में चेंज हम कैसे दिखाते हैं? डेल्टा क्यू से। चेंज क्या है? डेल्टा, और क्यू क्या है? डिमांड। और परसेंटेज निकालने के लिए एक क्यू जो पहली क्वांटिटी होती है मांग, उसको भाग कर देते हैं और गुणा कर देते हैं 100, तो मांग में परसेंटेज चेंज आ जाएगा। ये नहीं समझ पा रहे तो इससे पहले वाली वीडियो आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब हमें कीमत में चेंज दिखाना है, कीमत में परिवर्तन दिखाना है, तो हम चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय प्राइस इंटू 100 कर देंगे, तो प्राइस में परिवर्तन दिख जाएगा। परसेंटेज इन प्राइस और परसेंटेज इन डिमांड, इसको हमने मैथ के रूप में लिख दिया। अब देखो 100 को 100 से काट सकते हैं, फिर बचा क्या? ई डी इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड डिवाइड बाई क्यू इंटू पी बाई चेंज इन प्राइस। इसको और हम सजा के लिख सकते हैं इस तरीके से, चेंज इन क्यू डिवाइड बाई चेंज इन पी इंटू यानी गुणे का निशान पी बाई क्यू। यही आपका फार्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का माइनस होता है। यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह दिखाता है मांग और उसकी कीमत के बीच संबंध को, ऋणात्मक संबंध को दिखाता है। ये रहा आपका फार्मूला परसेंटेज मेथड से। अब इस फार्मूले से कुछ सवाल सॉल्व किए जाते हैं प्रतिशत विधि से, वो हम करके आपको दिखा रहे हैं। मान लो एक एजम्पशन ले लेते हैं किसी क्वेश्चन पे।
मान लेते हैं पहले किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये प्रति केजी थी, तो उसकी मांग क्वांटिटी 20 केजी। जब किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये प्रति किलो था तो उस वस्तु की मांग 20 किलो था। अब उसकी कीमत घटकर 5 केजी 5 रुपये प्रति किलो हो गया, घटकर 5 रुपये प्रति किलो हो गया, तो उसकी मांग बढ़कर 30 किलो हो गया। तो आप इन परिस्थितियों में मांग की लोच बताओ। इसमें प्रतिशत विधि लगेगा। ठीक है, फिर से सवाल समझ लीजिए। सवाल, जब किसी वस्तु की प्रारंभिक कीमत 10 रुपये प्रति किलो हो तब उस दशा में मांग होती है उस वस्तु की 20 किलो, और यदि कीमत परिवर्तित होकर के 5 रुपये प्रति किलो हो जाए, घटकर 5 रुपये हो जाए, तो मांग बढ़ करके 30 किलो हो जाता है। तो इस परिस्थिति में मांग की लोच बताओ। तो मांग की लोच का फार्मूला होता है ED इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q। इसमें से आपको ये चारों चीज ढूंढना है। यदि ये मिल जाए तो आप फार्मूले रख दो। देखो डेल्टा P यहाँ से निकल जाएगा, इन दोनों का अंतर क्या होता है, डेल्टा P दोनों का अंतर क्या है, 10 में से 5 गई, 5 बच गए। इन दोनों का अंतर क्या होता है, डेल्टा Q, 30 में से 20 गई 10। ठीक है, अंतर का मतलब यहाँ माइनस नहीं होता, जो ज्यादा होता है उसमें से कम वाला माइनस कर देते हैं तो परिवर्तन नजर आ जाता है, अंतर पता चल जाता है। ठीक है, परिवर्तन देखना होता है बस। और जो पहला वाला होता है उसे P बोलते हैं। प्राथमिक कीमत 10 था और प्राथमिक डिमांड कितना था, 20। अब इसी चीज को हम इस फार्मूले में रख देते हैं। ED बराबर माइनस डेल्टा Q कितना है, डेल्टा Q 10 बटे डेल्टा P कितना है 5, इंटू का मतलब गुणे का है, P कितना है 10, Q कितना है 20। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। ED बराबर 10 इकन्नम 10, 10 दूनी 20, 5 इकन्नम 5, 5 दूनी 10, बचा 2/2 बराबर 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ गया, 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर 1, यानी इकाई लोच आ गया। ठीक है, कीमत आधा हो जाता है तो ये 1.5 गुना हो जाता है, इसलिए क्या है, इकाई जितना परसेंटेज चेंज हुआ है कीमत में उतना ही परसेंटेज डिमांड बढ़ गया है, इसलिए क्या है, मांग की लोच क्या है, इकाई है। ठीक है, आई होप परसेंटेज मेथड से आप समझ गए होंगे। किताब में आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे सवाल ढेर सारे जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक होगा उसमें दिया होगा। इस फार्मूले का प्रयोग करके आप एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा परसेंटेज मेथड से। दूसरा मेथड है पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बिंदु रीति। बिंदु रीति या आर्क रीति। इसमें क्या होता है, जैसे मांग वक्र है, एक सीधी रेखा मांग वक्र है, एक सीधी रेखा मांग वक्र है, इसके प्रत्येक बिंदु पर इलास्टिसिटी निकालना हो तो कैसे निकालो, बिंदु मेथड से निकालते हैं। मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर इलास्टिसिटी निकालना हो तो एक फार्मूला होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर वैल्यू लोअर सेक्टर बटे अपर सेक्टर। ठीक है, मांग की लोच बराबर क्या होता है, नीचे का भाग बटे ऊपर का भाग। जैसे मान लो इस बिंदु पर हमें इलास्टिसिटी निकालना हो, बिंदु ए पर इलास्टिसिटी निकालना हो तो क्या हमको निकालना होगा, ए बी सी। हमें ए बिंदु पर इलास्टिसिटी निकालना हो तो हमें इसके बटे ये करना पड़ेगा, नीचे का
नीचे का भाग बटे ऊपर का भाग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉइंट ए पर, ठीक है, ए बिंदु पर इलास्टिसिटी निकालना हो तो क्या होगा, ए बी बटे ए सी, ये होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यदि ये इकाई के बराबर है तो इकाई लोच होगा, इकाई से अधिक है तो इकाई से अधिक लोच होगा, इकाई से कम है तो इकाई से कम लोचदार होगा। ठीक है, तो ऐसे ही प्रत्येक बिंदु पर यदि हम निकालें तो इस तरीके से आपको बिंदु मिलेंगे। यहाँ पर जो बीच का बिंदु होता है, ये जहां पर ये दूरी और ये दूरी बराबर हो जाए उसे बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक सीधी मांग रेखा में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, उसके मध्य भाग में ए बी, उसके बीचों बीच भाग में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होता है। क्यों? क्योंकि निचला भाग बटे ऊपर का भाग क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए मांग की लोच इकाई के बराबर होता है। ए बी सी बिंदु पर क्या है, मांग की लोच इकाई है। क्यों? क्योंकि बी सी बटे ए सी बराबर 1 है, इसलिए मांग की लोच क्या है, इकाई के बराबर है। अब मान लो डी बिंदु पर निकालना हो तो क्या निकलेगा, डी बी बटे ए डी क्या होगा, ये होगा लेस देन 1, ये कम है और ये ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगा। यहाँ पर यदि बी बिंदु पर निकालना हो तो बी बिंदु पर क्या है, बी जीरो है, बी क्या है, बी जीरो है, तो बी बटे ए बी यहाँ पर जीरो हो जाएगा, बी जीरो है। ठीक, इस बिंदु पर क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। यदि ई बिंदु पर, मान लो इस बिंदु पर निकालना हो, इस बिंदु पर निकालना हो, इस बिंदु पर कैसे निकालेंगे, ई बिंदु पर निकालेंगे तो बीई बटे बीई बटे एई क्या होगा, ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला वैल्यू, ये वैल्यू ज्यादा है, नीचे वाला वैल्यू ज्यादा है जो ऊपर लिखा गया है, और ऊपर वाला वैल्यू कम है, इसलिए क्या होगा, इकाई से अधिक होगा। और इस बिंदु पर, ए बिंदु पर यदि हमें निकालना हो तो ए बिंदु पर क्या होगा, नीचे वाला वैल्यू ज्यादा, ऊपर वाला वैल्यू शून्य। तो जब भी नीचे वैल्यू शून्य होता है, ठीक है, तो क्या होगा, देखो ए बिंदु पर क्या होगा, ए बी बटे शून्य आ जाएगा नीचे, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इनफिनाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफिनाइट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आर्क मेथड। बिंदु रीति मेथड से यदि मांग वक्र सीधी रेखा हो, मांग वक्र सीधी रेखा हो तो उसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, इकाई लोच अलग अलग होता है, उसके मध्य बिंदु पर इकाई लोच 1 के बराबर होता है। यदि मांग वक्र वक्राकार हो, यदि मांग वक्र वक्राकार हो तो कैसे निकालेंगे, सीधी रेखा ना होकर के वक्राकार हो। मान लो आपका मांग वक्र ये है, कुछ इस टाइप का, एक्स वाई इधर हो जाए, मांगी गई मात्रा, ठीक है, मांगी गई मात्रा, क्वांटिटी डिमांड, इधर है प्राइस। अब एक मांग वक्र आपका ऐसे बन जाता है, डिमांड डी डिमांड वक्र हो जाता है। मान लो इस बिंदु पर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक इस बिंदु पर आपको वो निकालना पड़ेगा। मान लो इस बिंदु पर आपको इलास्टिसिटी निकालना हो तो एक आर्क डालना पड़ेगा, ठीक है, चाप डालना पड़ेगा, आर्क डालना। अब इस बिंदु पर क्या होगा, यहां से लगा के यहां तक आप ए बी सी, इस बिंदु पर आपको इलास्टिसिटी निकालना है। कैसे निकालोगे, ए बी बटे बी सी। यदि इसकी वैल्यू
इसकी वैल्यू ज़्यादा है इससे तो इकाई से अधिक आएगा, इसकी वैल्यू इकाई से अधिक तो इकाई से अधिक लोच, कम है तो कम, बराबर है तो बराबर। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी उसको हम रख देंगे। तो ये हो गया, यदि आर्क मेथड से है तो उसे कैसे निकालेंगे, लंब डाल देंगे या फिर जैसे आपको लगता है। अब एक और आता है आपसे एग्जाम में बेटा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि मांग वक्र रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो, अति परवलयाकार हो, आयताकार अति परवलयाकार हो। यदि मांग वक्र क्या पूछा जाता है, यदि मांग वक्र आयताकार परवलयाकार हो, परवलयाकार आयताकार परवलयाकार हो तो मांग की लोच क्या होगी, मांग की लोच क्या होगी, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो, यदि डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो तो उस पर मांग की लोच क्या होती है, एक्स वाई, इधर होता है प्राइस, इधर होता है क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, यदि हाइपरबोला हो इस टाइप का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बताया जाएगा क्या है, मांग वक्र यदि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो, आयताकार परवलयाकार हो, आयताकार अपरवलयाकार ऐसे कुछ होगा। ठीक है, इंग्लिश में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो तो इसके प्रत्येक बिंदु पर, इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो होता है, इकाई लोच होता है। इसके प्रत्येक बिंदु पर, इसके प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच, मांग की लोच इकाई के बराबर होता है, इकाई होता है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होता है इसके प्रत्येक बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर रखो तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इकाई के बराबर होता है। तो ये बिंदु रीति मेथड से आपको इतना याद रखना है। अब हम तीसरी विधि पढ़ते हैं। तीसरी विधि है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को इकाई मेथड भी कहा जाता है, मार्शल ने इसे इकाई मेथड भी कहा है। ये क्या है, कीमत में परिवर्तन का कुल व्यय में क्या परिवर्तन होता है, इसके संबंध को दिखाने का प्रयास किया गया यहाँ पर कि कीमत के परिवर्तन के वजह से कुल व्यय में क्या परिवर्तन होता है। कीमत बढ़ता है तो क्या कुल व्यय में वृद्धि होती है, या कीमत में कमी होती है, इसके वजह से कुल व्यय में क्या परिवर्तन होता है। तो ये 3 प्रकार की होती है, इकाई के बराबर, इकाई से अधिक और इकाई से कम मांग की लोच के बारे में। तो इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं और एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, कक्षा 12 के एग्जाम में भी पूछा जाता है, कंपटीशन में तो बहुत पूछा जाता है, जनरली टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, इस सब एग्जामों में काफ़ी पूछा जाता है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होता है, समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जब कीमत में परिवर्तन की वजह से यदि कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उस दशा में मांग की लोच इकाई होती है। ठीक है, पुनः समझिएगा कि कीमत में परिवर्तन की वजह से चाहे कीमत कम हो जाए या बढ़ जाए, इससे कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इस दशा को इकाई लोचदार मांग कहा जाता है। और कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप यदि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप यदि कुल व्यय में वृद्धि होती है तो इसे कहा जाता है इकाई से कम लोचदार। और यदि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल व्यय में कमी आ जाए तो इसे कहते हैं इकाई से अधिक लोचदार। 3 बातें हैं
यदि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे कहते हैं इकाई लोच के बराबर मांग है। और कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप यदि कुल व्यय में वृद्धि हो जाती है तो इसे कहते हैं इकाई से कम लोचदार मांग, यानी इनइलास्टिक डिमांड। और यदि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल व्यय में कमी आ जाती है तो इसे कहते हैं इकाई से अधिक या लोचदार मांग। इसे हम ग्राफ से समझते हैं। जैसे देखिए, यदि कीमत में परिवर्तन होता है, कीमत में परिवर्तन होता है, चेंज इन प्राइस कम होता है या बढ़ता है, इसकी वजह से क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, ये याद रखना, कोई परिवर्तन नहीं है तो क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, यदि प्राइस में घटना या बढ़ना, इसकी वजह से कीमत में परिवर्तन की वजह से कुल व्यय में ठीक है, कुल व्यय में वृद्धि होती है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 का मतलब इनइलास्टिक डिमांड, ये यूनिटरी डिमांड होगा। और यदि तीसरा कंडीशन, कीमत में कमी हो या वृद्धि हो, इसकी वजह से क्या हो जाए, कुल व्यय में कमी हो जाए तो क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, यानी इलास्टिक डिमांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलास्टिक डिमांड हो जाएगा। यदि हम इन तीनों को ग्राफ में समझना चाहें, इस तरीके से एक ग्राफ बनता है जो बहुत बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इधर होता है एक्स अक्ष, इधर होता है वाई अक्ष, इधर होता है कीमत, इधर क्या होता है, कीमत, इधर कीमत होता है, इधर कुल व्यय, जैसे जैसे इधर जाएंगे कुल व्यय बढ़ेगा और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कीमत बढ़ेगा। अब यदि कीमत बढ़ने के साथ कुल व्यय में वृद्धि होती है, जैसे जैसे कीमत बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे कुल व्यय बढ़ती जाएगी, तो इस कंडीशन में क्या होता है, मान लो इस कंडीशन में क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, देखो कुल व्यय में यदि वृद्धि हो रही है, जैसे से यहाँ तक जाओ कुल व्यय में वृद्धि हो रही है, ठीक है, कुल व्यय में वृद्धि हो रही है, देखो इकाई के कुल व्यय में वृद्धि हो रही है, कीमत में वृद्धि होने से कुल व्यय में वृद्धि हो रही है। और दूसरा कंडीशन, यहाँ स्थिर हो गया, कीमत में परिवर्तन हो रहा है लेकिन कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ से देखो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, भाई जहां पर है वहीं पर है, इस दशा को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। इसके बाद यदि ये कंडीशन आ जाए, ऊपर की तरफ घटना शुरू हो जाए, कीमत के बढ़ने की वजह से कुल व्यय में वृद्धि न होने के बजाय घटना शुरू हो जाए, ऐसे बनना शुरू हो जाए कुछ, तो इसका कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। ये बार बार आपसे पूछा जाता है, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है।
मांग की लोच के बारे में कि जब पहली दशा में कीमत के बढ़ने के साथ साथ कुल में वृद्धि होता है तो उसको कहा जाता है इनइलास्टिक डिमांड या इकाई से कम लोचदार मांग। और एक समय के बाद कीमत का परिवर्तन होने से कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता, सीधी रेखा हो जाती है, जितना व्यय हो रहा है तो हो रहा है। इसको कहा जाता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इकाई लोचदार मांग। इसके बाद तीसरी अवस्था ये है कि जैसे जैसे कीमत में वृद्धि होता है उसके व्यय में गिरावट आना शुरू हो जाता है, कुल व्यय में गिरावट घटना शुरू हो जाता है। इस दशा को कहा जाता है इलास्टिक डिमांड, इकाई से अधिक मांग लोच। ये दशा हो गया। आई होप आप मांग की लोच को मापने की विधियों के बारे में पता चल गया होगा आपको, आप अच्छे समझ गए होंगे। 3 विधि हैं, एक को परसेंटेज मेथड कहा जाता है जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और दूसरा आर्क यानी पॉइंट मेथड, यदि मांग रेखा सीधी है तो बीच में इकाई लोच होता है, नीचे उसके जो है इकाई से कम और उसके ऊपर इकाई से ज़्यादा होता है। और यदि आर्क मेथड में है तो एक हम रेखा डाल करके निकाल सकते हैं, और यदि हाइपरबोला है तो इकाई लोच एक होता है। कुल व्यय विधि, कुल व्यय विधि में 3 इकाई लोचदार, जहां पर कुल व्यय का परिवर्तन नहीं होता है, कीमत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस पर। और यदि कीमत का प्रभाव कुल व्यय में कमी लाए तो उसे कहते हैं लोचदार मांग, और कीमत का प्रभाव यदि कुल व्यय में वृद्धि करे तो उसे कहते हैं बेलोचदार मांग या इन इलास्टिक डिमांड, जो इकाई से कम। ये दशा आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप कमेंट में सजेशन दीजिए जो भी आपको सुझाव देना हो, और कोई टॉपिक जो आपको डिफिकल्ट लगता हो, किसी भी यदि आप 12 की तैयारी करते हैं, कक्षा 12 की, यूपी बोर्ड की, सीबीएसई बोर्ड की, या टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको सुझाने का प्रयास करेंगे। तो आज समझ गए होंगे मांग की लोच के बारे में। थैंक यू सो मच।